हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मसाला। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों करवा दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप सामने अपने बुक को खोलकर बैठ जाइए और एक नोटबुक भी अपने पास रखिए, एक पेन रखिए, ताकि जो भी मैं बताता जाऊं आप उसको नोट करते जाइए और समझते जाइए। तो क्वेश्चन कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों, ये तो था क्वेश्चन। आइए इसको हम लोग सरल भाषा में समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पाई जो है वो सी बटा डी के बराबर है और सी क्या है? वृत्त की परिधि। ये जो बाहरी इसका हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि बटा डी। डी क्या है? वृत्त का व्यास। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है इसका व्यास, डायमीटर। तो कहता है कि पाई जो है वो सी बटा डी के बराबर है। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले ये पढ़ा था कि ये जो पाई है वो है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है और हम अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में कभी नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम लोगों ने c बटा डी यानी कि p बटा क्यू के रूप में लिख दिया है। तो क्या पाई अपरिमेय संख्या नहीं है क्या? और यदि पाई अपरिमेय है तो उसको हमने c बटा डी के रूप में कैसे लिखा? तो क्या ये दोनों अंतर्विरोध हो रहा है इसमें? तो आप इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे? तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत ही इजी होता है, आप परेशान मत होइएगा, ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, पाई जो है वो सचमुच में अपरिमेय संख्या है। सी बटा डी के रूप में कैसे लिखा गया ये आपको समझना है। तो देखिए, सी क्या है? वृत्त की परिधि, यानी कि ये इसका जो सर्कमफेरेंस होता है ये आपका होता है वृत्त की परिधि। और डी क्या है? वृत्त का व्यास। तो देखिए, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है। देखिए यहाँ पे जो भी इसका मान आता है, यदि हम स्केल से खींचेंगे तो हमको इसका सन्निकट मान लिखना पड़ेगा। सन्निकट मान का मतलब, जैसे मान लीजिए सी का मान यानी कि इसकी परिधि यानी कि आया 3.1472 डैश डैश डैश, ऐसे कुछ आया। तो इसका सन्निकट मान यदि लिखा जाएगा, आपको मैं लिख के बता देता हूँ। सन्निकट मान, यदि इसका सन्निकट मान लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे केवल 3, क्योंकि 3.1472 ये किसके नज़दीक में है? ये 3 के नज़दीक में है। तो क्या 3 यहाँ पे अभी तो 3 यहाँ पे परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन क्या ये सचमुच में परिमेय संख्या है? नहीं, ये सचमुच में परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान जो भी आएगा, ठीक है, जो इसका मान है उसको हमने 3 के रूप में लिखा। तो ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको हमने लिखा 3 के रूप में। तो 3 हमारा सन्निकट मान है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सन्निकट मान का मतलब। तो ऐसे ही यहाँ पे या तो 22 यानी कि वृत्त की परिधि या तो वृत्त का व्यास, इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, या तो वृत्त की परिधि अपरिमेय संख्या होगी या तो वृत्त का व्यास अपरिमेय संख्या होगा। और उसका जो मान लिखा गया है, यहाँ पे जो भी मान लिखा जाएगा वो एक सन्निकट मान के रूप में हम लोग लिखेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि देखने में तो आपको लगेगा कि ये परिमेय संख्या है, जैसे 22/7,
ये आपको देखने में लग रहा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन आप 22/7 को भाग देकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पाई का मान मिलेगा जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 22/7 जो है वो आपको परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको हम भाग देते हैं तो हमको मिलता है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि C/D जो है इन दोनों में से कोई एक आपका अपरिमेय संख्या है और उसका हमने यहाँ पे सन्निकट मान लिख दिया है। तो जब यहाँ पे सन्निकट मान लिखेंगे तो क्या आपको लगेगा, आपको लगेगा कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन वो परिमेय संख्या हकीकत में नहीं होता। तो इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि पाई एक अपरिमेय संख्या ही है और C/D भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सन्निकट मान लिखने पर आपको लगता है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है √9.3 को एक संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्योंकि 9.3 है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 9.3 इकाई खींच लेते हैं। तो थोड़ा दूर यहाँ पे खींचेंगे ताकि बढ़िया बन जाए। तो यहाँ से पहले यहाँ से 9.3 लेके चलते हैं, यहाँ तक आ गया। यह आपका 9.3 है। यहाँ पे हल्का सा डैश लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे। चलिए अब उसके बाद ये आपका 9.3 हो गया, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं A और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 सेंटीमीटर यानी कि 9.3 सेंटीमीटर हमने खींचा, तो 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे खींच लेंगे। तो इसी के साथ मिला के बिल्कुल 1 सेंटीमीटर आप खींच लीजिए। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने खींच लिया। यहाँ पे भी हल्का सा डैश लगा दीजिए ताकि आपको पता है रहे, और इसको आप बढ़ा दीजिए जितना आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब ये जो बिंदु है ये इसको आप C मान लीजिए, और ये आपकी एक सीधी रेखा है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये आपका यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये आपका हो गया 9.3 इकाई, सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, और इसके बीच में ये आपका एक इकाई है। तो अब क्या होगा, अब आपको A और C के बीच की एक मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C पे इस बिंदु को रखेंगे और आधे से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लेना है कोई भी मान, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ तक रखना है। तो यहाँ तक मान लीजिए हमने रखा, और यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे एक चाप लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी नीचे भी एक चाप लगा देंगे। अब आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ तक ऐसे। अब क्या करेंगे, इस A पर भी इस बिंदु को रखेंगे और जहाँ चाप मिल रहा है वहाँ पे इसको मिला देंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मिला दिए। अब आपको सही सही दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु से, ये जो बिंदु है और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो मिलाइए, यहाँ से आप इसको मिला दिए। तो ये जो बिंदु आया ये क्या होगा, ये A और C का मध्य बिंदु है। अब इस मध्य बिंदु पर रखेंगे इस पॉइंट को, और A से A को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
इसको यहाँ रखेंगे और ए को लेंगे और ए से आप घुमा कर ऐसे ये आपका बन गया एक अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आपका बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस चांदा का इस्तेमाल करेंगे और इस बी बिंदु से 90 अंश पर एक रेखा खींचेंगे जो कि इस अर्धवृत्त पे जाके कहीं मिल जाए। तो इसका यूज़ करके देखिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एक 90 अंश पे इस बिंदु को ऐसे यहाँ पे रख लिए। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको ये रेखा पूरा मिलाना नहीं है, बल्कि इसकी सहायता से, इस बिंदु की सहायता से इस अर्धवृत्त पर हमें एक रेखा खींच लेना है। तो यहाँ से हम लोग एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं जो कि यहाँ पे आके मिल जाता है। यहाँ पे आके ये रेखा मिल गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बी और इस बिंदु, इसका नाम दे देते हैं डी। बी और डी के नाप का हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जो कि इस संख्या रेखा पे आके कहीं मिल जाए। तो आइए इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए डी पर बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बी को रखेंगे यहाँ पे और डी को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे आप इसको मिला देंगे। दोस्तों थोड़ा गलती हो गया, आप इसको यहाँ पे ला के और मिला देंगे इस बिंदु पर, इस बिंदु पे। तो ये जो बिंदु आपको यहाँ पे आके मिला, ये बी डी, और आप इसका नाम बी ई दे सकते हैं। तो बी डी और बी ई क्या होगा, बी डी और बी ई बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि ये जो है आप इसको ही काम और कर सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक आप इसको ऐसे मिला दीजिए और इस बिंदु का नाम ओ दे देते हैं। तो ये संख्या रेखा आपका यहाँ पे √9.3 हो जाएगा। और ये जहाँ पे आके मिला है ये भी बिंदु आपका क्या हो जाएगा, √9.3। तो दोस्तों यही था आपका आंसर। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। हर किसको कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हमें करना क्या है, परमेयीकरण करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे किया जाता है परमेयीकरण। पहला है 1/√7। तो इसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, तो जब हम परमेयीकरण करते हैं तो 1/√7 इसका हम क्या करेंगे, इसी √7, क्योंकि जो हमारा हर है इसी को हम अंश के साथ गुणा करेंगे और इसी √7 को हम लोग हर और अंश दोनों के साथ गुणा कर देते हैं। तो √7 का जब 1 के साथ गुणा होगा तो हमको मिलेगा √7, और √7 का जब √7 के साथ गुणा होता है तो ये दोनों मिलके बन जाता है 7। ये आपका हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। तो हर का परिमेयी, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट लिखा दिया हूँ ताकि समय का बचत हो सके। तो इसका भी हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 1/√7 माइनस √6, जब हम कभी भी ऐसे अंक का परिमेयीकरण करते हैं जिसमें यहाँ पे चिन्ह लगा हो प्लस का या माइनस का, तो जब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह, ये प्लस बन जाएगा। यानी कि प्लस √6 और बटा इसी के साथ फिर नीचे होगा √7 प्लस √6। अब ये कैसे होता है, इसी को कहते हैं परिमेयीकरण करना। इसका इस चिन्ह का उल्टा चिन्ह होगा, यानी कि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे लगा है माइनस तो यहाँ पे हमने कर दिया प्लस। अब देखिए
√7 प्लस √6 का 1 के साथ गुणा होगा, यहाँ पे हो जाएगा √7 प्लस √6। अब देखिए नीचे क्या हो गया, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बना। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आप इसको याद कर लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लिख देंगे √7 प्लस √6, और यहाँ पे √7 का जब वर्ग निकालेंगे तो केवल 7 मिलेगा, और माइनस 6 का वर्ग निकालेंगे, √6 का जब वर्ग निकालेंगे तो केवल 6 मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा, ऊपर में कोई बदलाव नहीं होगा, √7 प्लस √6 ही रहेगा, और बटा यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है अलग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा है 1/√5 प्लस √2, तो हर का परिमेयीकरण करने पर, तो इसका भी परिमेयीकरण करते हैं तो हो जाएगा 1/√5 प्लस √2, और गुणा करेंगे, चिन्ह को उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि √5 उल्टा मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस √2, और यहाँ भी हो जाएगा √5 माइनस √2। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे ऊपर में 1 के साथ गुणा करना है तो √5 माइनस √2 ही हमें प्राप्त होगा, और नीचे फिर वही फॉर्मूला आ गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है, और यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, लेकिन यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब आप क्या लिख सकते हैं, आप ऊपर लिख सकते हैं √5 माइनस √2, और नीचे जब √5 का वर्ग होगा तो ये आपका बचेगा 5, माइनस इसका वर्ग होगा तो ये बचेगा 2। इसका आंसर क्या होगा, √5 माइनस √2, और 5 में से 2 गया 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। अंतिम है 1/√7 माइनस 2, यहाँ पे इसमें √ नहीं लगा है, तो हर का परिमेयीकरण करने पर, जब हम हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, 1/√7 माइनस 2, इसका भी हम गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस लगा देंगे, √7 प्लस 2, और फिर √7 प्लस 2। अब क्या यहाँ पे होगा, अब आप इसको लिख सकते हैं बराबर 1 के साथ गुणा होगा तो √7 प्लस 2 ही मिलेगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि √7 का वर्ग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस 2 का वर्ग बराबर, ऊपर में क्या मिलेगा √7 प्लस 2, और नीचे √7 का जब वर्ग करेंगे तो केवल 7 मिलेगा, माइनस 2 का जब, क्योंकि यहाँ पे √ नहीं लगा है तो 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका आंसर होगा √7 प्लस 2, और 7 में से 4 गया 3, तो √7 प्लस 2/3 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।